ग्रेशियस एंड मर्सीफुल डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, इसमें से शॉर्ट भी आता है। दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम इस लॉ के इंट्रोडक्शन को देखें, जो कि हमारे 9.2 टॉपिक 10th क्लास के 9th चैप्टर का ये हिस्सा है और ये आपका पहला चैप्टर बनता है क्योंकि 8 चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इस लॉ को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, नंबर 1 गुलबर्ग एंड देन वेज। 1869 में बच्चों ये लॉ जो है दिया गया, कुछ बुक कहती हैं 1864। सो डेट के लिहाज से थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। हमारी फेडरल बुक कहती है 1864, हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है 1869। सो दिस इज द वेरिएशन अमंग द डेट्स। तो ये गोल्डबर्ग और वेज ने क्या किया, इस लॉ को प्रेजेंट किया। असल में इन दो साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिवर्सेबल रिएक्शन पढ़े। पता है ना बच्चों, रिवर्सेबल रिएक्शन कौन से होते हैं? दैट कैन बी रिवर्स, दैट कैन गो बैकवर्ड, इन विच प्रोडक्ट कैन फॉर्म रिएक्टेंट्स। बहुत ज्यादा रिएक्शन उन्होंने स्टडी किए और एक लॉ पेश किया। लॉ बहुत ज़्यादा स्टडी के बाद बनता है, तो ये इन्होंने एक लॉ पेश किया और उस लॉ की ये स्टेटमेंट है जिसको हमने अपनी आसानी के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको पढ़ने से पहले बच्चों मैं कुछ आपको इस लॉ के बैकबोन के मतलब बताऊंगा। इस लॉ के दो लफ्ज़ अगर आप समझ लें, वो इस पूरे टॉपिक की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। पहला क्या है? पहला वर्ड है बच्चों रेट, रेट, और दूसरा वर्ड है बच्चों एक्टिव मास। ये दो वर्ड अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आज का लेक्चर आपको समझ आ जाता है। सबसे पहले रेट क्या होता है बच्चों? रिएक्शन शुरू होता है, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये कोई रिएक्शन है तो इसमें A मिलेगा B के साथ, C और D बनाएगा, और फिर ये प्रोडक्ट C और D दोबारा बनाएंगे किसको? A और B को। तो वक्त के साथ साथ A और B मिलकर C और D बनाएंगे। A और B वक्त के साथ साथ जिस मिकदार के साथ, जिस कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्ट बना रहे होंगे उसको हम रेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। स्पीड भी कह सकते हैं आप इसको, कि किस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो ये इनका रिएक्टेंट्स का रिएक्शन का क्या होगा? रेट होगा। जिस स्पीड से रिएक्टेंट मिलके किसको बना रहे हैं? प्रोडक्ट को। तो ये था रेट। और फिर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड या एक टर्मिनोलॉजी जो होती है एक्टिव मास। एक्टिव मास के मुतालिक पहली थोड़ी सी बातें सुन लें। सबसे पहले आती है बच्चों इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स। मसलन अगर मैं ये कहूं ये A का कोई मास है, तो जो इसका एक्टिव मास होगा, उसमें आप A को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे, इस तरह B को लिख देंगे, इस तरह C को लिख देंगे, इसी तरह D को लिख देंगे। यानी एक्टिव मास को शो करने के लिए आपने क्या लगाना होता है? दिस स्क्वायर ब्रैकेट। और फिर बात आती है बच्चों इसके यूनिट्स की। इसके यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं? मोल पर dm क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसके क्या है? यूनिट्स। अब एक्टिव मास होता क्या है? सवाल ये है, अगर मैं लफ्जी मतलब बताऊं तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जोन से होते हैं, उनका कितना मास आउट ऑफ टोटल मास एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? एक्टिव मास कहते हैं। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी है कि फर्ज करें आप घर में कुछ चीज लाते हैं पकाने के लिए। दैट में भी चिकन आप 5 kg लाते हैं और आप 3 kg नहीं पकाते, फ्रीज कर लेते हैं और 2 kg आप उससे पका लेते हैं, तो आपका जो एक्टिव मास है वो कितना है? 2 kg। अगर हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझें कि एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास किसे कहते हैं, एक्टिव मास से क्या मुराद है, तो हमें क्रिकेट की एग्जांपल लेनी पड़ेगी। क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। ये मैं इस वक्त जो है वो पिच बना रहा हूं और एक प्लेयर यहां पर खड़ा है, ठीक है जी, और एक प्लेयर यहां पर खड़ा है। ये 2 प्लेयर हैं। टोटल क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं जो खेलते हैं? 11। लेकिन बैटिंग करते वक्त ग्रीज पर कितने मौजूद होते हैं? 2। तो इस वक्त 2 प्लेयर क्या हैं? उस टीम के एक्टिव हैं।
और उस टीम का एक्टिव मास क्या होगा, 2 होगा। दैट आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव मास। उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। अभी हमने लॉ स्टार्ट नहीं किया, हम बुनियादें बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, ताकि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। ठीक है जी। अब एक्टिव मास आपको समझ आ गया कि किसी भी रिएक्शन में मौजूद जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो उनका जो मास रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे एक्टिव मास। जैसे क्रिकेट के 2 प्लेयर इस वक्त खेलने में हिस्सा ले रहे हैं तो ये उस टीम का क्या है, एक्टिव मास। 2 प्लेयर आर एक्टिव, बाकी वो बाहर बैठे हुए हैं आराम से मौजे का। फर्ज कर लें ये कोई प्लेयर ए है और हमारे पास ये वाला प्लेयर बी है। इस बी प्लेयर का आज के मैच में इसने स्कोर बनाया है 100। ठीक है जी, आज के मैच में इसने बनाया है 100। एक ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या हैं इस वक्त क्रिकेट की टीम के रिएक्टेंट हैं और ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन यानी कि खेल रहे हैं। इसका कितना स्कोर होगा डिपेंड करता है कि ये कितनी एक्टिवली खेलेगा। ये हमारी पहली बात की कासी करता है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। अब बात करते हैं पूरे टीम के स्कोर की कि टीम का स्कोर कितना होगा। इसका 100 है और इसका कितना है, 50। तो टीम के स्कोर में 100 भी आएगा और साथ ही साथ 50 भी आएगा, यानी दोनों रिएक्टेंट का स्कोर आएगा। अब हमने पहले बात की थी किसी चीज के रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, बट रेट ऑफ रिएक्शन कि इस टीम का कितना स्कोर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितना रिएक्शन होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सब्सटेंस, यानी इन दोनों के एक्टिव मैसेज का हासिल ज़रब डिफाइन करेगा पूरी टीम के स्कोर को। तो बच्चों हमने इस लॉ की स्टेटमेंट को पढ़ा। लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी अगर ये रिएक्शन है तो ए कितना रिएक्ट करेगा, ए कितना रिएक्ट करेगा डिपेंड करता है कि उसका एक्टिव मास कितना है, और रिएक्शन कितना होगा डिपेंड करता है कि ए और बी दोनों का हासिल ज़रब कितना है।